जय हिंद। आज हम बात करेंगे कि जो संगठित अपराध करते हैं, जिसको हम गिरोह कहते हैं, उसके विरुद्ध हम क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उसका क्या कानूनी प्रावधान है, उसका तरीका क्या है, कैसे उसमें रिमांड लेंगे, उसे आज हम लोग संक्षिप्त चर्चा करते हैं। गिरोहों को नियंत्रित करने के लिए और उनके सदस्यों को दंडित करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 नामक अधिनियम पारित किया गया। ये 1986 का जो अधिनियम है, इसमें वो प्रावधान है कि हम गिरोह के सदस्यों को, गिरोह के लीडर को किस तरीके से दंडित कर सकते हैं। इसमें धारा 2 में बताया गया है कि गिरोह का मतलब क्या है, गिरोह किसे कहते हैं। गिरोह ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों और वो इस धारा में वर्णित कोई भी अपराध या तो अकेले या सामूहिक रूप से करें, और उसका उद्देश्य क्या हो, उसका उद्देश्य हो भौतिक, आर्थिक और दुनियावी लाभ, सांसारिक लाभ उसका उद्देश्य होना चाहिए। और इस धारा में वर्णित जो अपराध हैं 25-26, उनमें से कोई सा एक अपराध करते हैं तो ऐसे लोगों को गिरोह कहा जाता है। इसमें गिरोह का एक लीडर होता है और बाकी लोग उसके सदस्य होते हैं। 2015 में इसमें 12 और अधिनियम जोड़े गए, जो कि अब उसी की परिभाषा में आते हैं। इसमें ये आवश्यक नहीं है कि बहुत सारे मुकदमे उस गिरोह पर हों, पहला मुकदमा भी हो सकता है, लेकिन वो मुकदमा इतना मजबूत होना चाहिए कि हल्का फुल्का मुकदमे से हम गिरोह की कार्रवाई नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे कि इसमें इसका विचारण कौन करता है। इसका विचारण विशेष न्यायालय द्वारा किया जाता है। जो अपर जिला जज रैंक के अधिकारी होते हैं वो इसका विचारण करते हैं, और इसका रिमांड वो विशेष न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी दे सकते हैं। इसमें रिमांड की जो अवधि है, जो दंड प्रक्रिया संहिता में 167 में जो रिमांड की अवधि बताई गई है, कम से कम 15 दिन और अधिकतम 90 और 60 दिन। लेकिन इसमें जो पहले रिमांड की अवधि है, जो मिनिमम रिमांड की अवधि है, वो है 60 दिन, और अधिकतम 1 वर्ष तक का रिमांड इसमें दिया जा सकता है, और 1 वर्ष तक हमें इसमें विवेचना करने का समय मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि इस मामले में हम कार्यवाही कैसे करें। इसकी कार्यवाही के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हमने कोई मामला पकड़ा, जैसे मान लीजिए हमने जुआ खेलते हुए बहुत सारे लोग पकड़ लिए, या हमने गाय की तस्करी करते हुए बहुत सारे लोग पकड़ लिए, और जब हम उसका मुकदमा लिखाएंगे तो उस घटना का पूरा विवरण लिखने के बाद अगले पैराग्राफ से हम ये शुरू करेंगे कि इन लोगों का एक संगठित गिरोह है, जिसका गैंग लीडर का है, उसके सदस्य खा गा घा ड़ा है, और ये इस तरीके से गायों की तस्करी करके भौतिक, आर्थिक और दुनियावी लाभ कमाते हैं, और लोग इनके खिलाफ गवाही देने से बचते हैं। क्षेत्र में इनका भय और आतंक व्याप्त है। तो इस तरीके से एफआईआर दर्ज होने के बाद वो एफआईआर 1 होगी, मुकदमे 2 होंगे। एक मुकदमा होगा गौ हत्या का, और दूसरा मुकदमा होगा गिरोहबंदी का, यानी गैंगस्टर। दोनों की अलग अलग विवेचना होगी।
जो गौहत्या का मामला है वो उसी थाने द्वारा विवेचना की जाएगी, और जो गैंगस्टर का मुकदमा है उसकी विवेचना बगल के थाने अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। अब बात ये आती है कि एक घटना थी, दो मुकदमे कैसे हो गए? ये दो मुकदमे नहीं हैं। जो घटना गौहत्या की या जुआ खेलने की हुई उसका मुकदमा अलग हो गया, क्योंकि वो घटना एक संगठित गिरोह द्वारा की गई थी, जो अपने आप में एक मौलिक अपराध है। इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में ये बताया है कि गैंगस्टर कोई अतिरिक्त मुकदमा नहीं है, उस पर भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 का खंड 2 लागू नहीं होता, वो डबल जीओपार्डी नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक मौलिक अपराध है और उसे अलग से दर्ज करके और उस पर विवेचना की जा सकती है। दूसरा तरीका है कि हम गैंग चार्ट अप्रूव करावें। गैंग चार्ट कैसे अप्रूव होता है, कैसे गैंग चार्ट बनता है, इसके लिए हम इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, ये गैंग चार्ट है और ये गैंग लीडर हैं का पुत्र खा, उम्र, निवासी जिला, ये पूरा लिखा है। इसके बाद इसमें इस लाइन में मुकदमों का विवरण है। ये जो गैंग है इसका ये लीडर है और ये 4 इसके सदस्य हैं, खा, ग, घा और चा। अब जो गैंग चार्ट हमने बनाया, इसमें हमने 5 मुकदमे शामिल किए जो इस गिरोह द्वारा किए गए हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो 5 मुकदमे किए गए हैं वो चाहे तो सामूहिक रूप से सबने किए हों या फिर अकेले एक व्यक्ति ने भी अगर किया है, एक अपराध 2 व्यक्तियों ने किया, एक अपराध 1 व्यक्ति ने किया, एक अपराध 4 व्यक्तियों ने किया, एक अपराध 5 व्यक्तियों ने किया, तो चाहे वो सामूहिक रूप से करें, अकेले करें, 2 लोग करें, 3 लोग करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माना जाएगा कि वो कृत्य पूरे गिरोह द्वारा किया गया है। दूसरी बात, ये जो मुकदमे हमने दर्शाए हैं 5, ये भारत के किसी भी थाने के हो सकते हैं। राजस्थान के किसी थाने के हो सकते हैं, उत्तराखंड के किसी थाने के हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उस मुकदमे पे जो हमने गैंग चार्ट में शामिल किया है उस पर कोई गैंग चार्ट पहले ना बना हो। इस बात का हमको नीचे प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि इस गैंग चार्ट में जो मुकदमे दर्शाए गए हैं उन मुकदमों पर पहले कभी गैंग चार्ट नहीं बना। तो अब हम इसको समझते हैं कि ये कैसे गैंग चार्ट है क्या। कि ये जो मुकदमा है, पहला मुकदमा है अपराध संख्या 2/21 379/411, यानी चोरी और बरामदगी का। इसे किस किसने किया है? इस मुकदमे में शामिल थे खा और घा, इन पे दोनों पे हमने टिक मार दिया। ये जो है 2 मुकदमे हमने इसमें दर्शा दिए। ये मुकदमा 8/20 392/411 है, यानी लूट और बरामदगी का। ये इन 2 व्यक्तियों द्वारा किया गया, खा और गा। तीसरा मुकदमा है तमंचे की फैक्ट्री का, अवैध हथियारों की फैक्ट्री का, 5/25 आर्म्स एक्ट। इसमें 3 आदमी शामिल थे, 1, 2, 3। ये मुकदमा है जुआ घर चलाने का। इसमें केवल एक व्यक्ति ही शामिल था जो उस जुआ घर का मैनेजमेंट कर रहा था, बाकी लोग बाहर से जुआ खेलने आए थे। तो ये माना जाएगा कि इसमें ये अकेला व्यक्ति था, जो बाहर से लोग आए थे वो गिरोह के सदस्य नहीं थे। ये 307 का मुकदमा है, इसमें 2 लोग शामिल थे, खा और गा। ये हो गया गैंग चार्ट। अब हमें इसके नीचे एक प्रमाण पत्र देना होगा और उस प्रमाण पत्र में ये लिखा जाएगा कि इस गैंग चार्ट में जो मुकदमे शामिल हैं उन पर पहले कभी गैंग चार्ट नहीं बना है।
इस गैंग चार्ट में जो मुलजिमान शामिल हैं वो विकलांग नहीं हैं, वो बहुत बूढ़े नहीं हैं और बालक नहीं हैं। इसके अलावा इसके साथ हमें एक स्टेटस पेपर दाखिल करना पड़ेगा। स्टेटस पेपर क्या होगा कि जो 5 मुकदमे हमने दर्शाए हैं उसकी एक सूची होगी और उनका स्टेटस लिखा होगा कि इस मुकदमे का स्टेटस क्या है, इसमें बयान हो रहा है, इसमें गवाही हो रही है, इसकी चार्जशीट लग चुकी है, ये जजमेंट के स्तर पर है या इसमें सज़ा हो चुकी है। जो भी स्थिति होगी वो हम इसमें दिखाएंगे। इसमें कौन से मुकदमे नहीं दिखाएंगे? इसमें हम वो मुकदमे नहीं दिखाएंगे जिनमें चार्जशीट नहीं लगी है, जिनकी विवेचना चल रही है या विवेचना के बाद FR लग गई, फाइनल रिपोर्ट लग गई, उसको हम मुकदमे को इसमें नहीं दिखाएंगे। दूसरे, इसमें अगर हमने कोई ऐसा मुकदमा दिखा दिया है जो छूट चुका है उसे भी हम इसमें नहीं दिखाएंगे। अब विवेचना के बीच में अगर ये पता चलता है कि इसमें कोई गलत आदमी शामिल हो गया या कोई गलत मुकदमा शामिल हो गया तो उसके लिए हर ज़िले में एक रिव्यू कमेटी होती है जिसमें DM साहब, SP साहब, एडिशनल SP और JD प्रोसिक्यूशन शामिल होते हैं। तो वो रिव्यू कमेटी ये देखती है कि इसमें से किस अभियुक्त को निकाला जाए और किसको कौन सा मुकदमा निकाला जाए, वो रिव्यू कमेटी ये तय करेगी। बाकी किस मुलजिम के खिलाफ चार्जशीट लगेगी वो विवेचक का अपना विवेक है, वो इस हिसाब से लगाएंगे। तो ये गैंग चार्ट बनने के बाद इसे थाना अध्यक्ष यहाँ हस्ताक्षर करते हैं, संबंधित क्षेत्राधिकारी यहाँ हस्ताक्षर करते हैं, अपर पुलिस अधीक्षक यहाँ हस्ताक्षर करते हैं और पुलिस अधीक्षक यहाँ हस्ताक्षर करते हैं और लास्ट में यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट लिखते हैं अनुमोदित और अपने हस्ताक्षर करते हैं। और जब ये अनुमोदित हो जाता है फिर ये गैंग चार्ट थाने लाया जाता है और इसके हिसाब से थाना अध्यक्ष बोल करके FIR दर्ज कराते हैं गैंगस्टर एक्ट के तहत। और जब वो FIR दर्ज हो जाती है उसके बाद संबंधित थाने से बगल का जो थाना है वो क्षेत्राधिकारी आदेश करते हैं, उसके हिसाब से उसमें विवेचना होकर के और चार्जशीट लग जाती है। तो ये रहा हमारा गैंग चार्ट। इसके बाद हमको एक विषय की और चर्चा करनी है, वो है गिरोहों की संपत्ति की कुर्की। इस गिरोह ने जो अपराध करके संपत्ति कमाई उसकी कुर्की DM साहब करते हैं, उसकी रिपोर्ट भी थाना अध्यक्ष देते हैं। जब तक विवेचना चल रही है तब तक विवेचक दे सकता है और विवेचना खत्म होने के बाद चार्जशीट चली गई तो फिर संबंधित थाना अध्यक्ष जिसने रिपोर्ट लिखाई थी वो इसकी रिपोर्ट DM साहब को देता है और वो पूरी संपत्ति की सूची लिख कर देता है कि ये संपत्ति जो है इनके द्वारा गिरोह के कृत्यों से प्राप्त की गई है, अतः इसे सरकार के हक में जब्त कर लिया जाए। अब वो संपत्ति के बारे में रिपोर्ट क्या होगी, जिस संपत्ति के बारे में हम रिपोर्ट दें ये देख लें कि उसका इनमें से कोई भी व्यक्ति उसका मालिक हो, गैंग लीडर के नाम से हो या इनमें से किसी के नाम से हो, या फिर अगर ये संपत्ति इन अपराधियों के किसी रिश्तेदार के नाम से है, परिवार के नाम से है, तो हमें ये देखना होगा कि जिसके नाम से वो खरीदी गई है उसके आय का स्रोत क्या है। और अगर हम ये लिंक कर देते हैं कि उसकी आय का कोई स्रोत नहीं है बल्कि इन अपराधों से ही वो बेनामी संपत्ति खरीदी गई और बेनामी संपत्ति भी कुर्क हो जाएगी। वो संपत्ति जो संपत्ति की हम जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो साझे की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई लोन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई और उससे लिंक नहीं होना चाहिए जिससे वो उसके हक
प्रभावित होते हों तो 14 में हम ये रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को देंगे और जिला मजिस्ट्रेट उस पर सुनवाई करने के बाद उस संपत्ति को जब्त कर लेंगे। अगर वो ये साबित कर देता है कि ये संपत्ति अपराधों से प्राप्त नहीं करके बल्कि नंबर 1 की संपत्ति है तो संपत्ति उसे वापस कर दी जाती है। और अगर वो ये साबित नहीं कर पाता है तो संपत्ति जब्त करके आदेश करने के बाद डीएम वो पत्रावली विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर को भेज देते हैं और गैंगस्टर के जो विशेष न्यायाधीश हैं उसमें वो सुनवाई करके अंतिम आदेश पारित करते हैं। तो ये रहा ये गैंगस्टर से संबंधित मोटी मोटी बात।